दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कल से मैं देख रहा हूं और मैंने महसूस किया स्वयं भी जंतर मंतर जाकर कि अभिजीत डिपके जब तक बोस्टन में थे, जब तक वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से संवाद कर रहे थे लोगों से, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तब तक उनको लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में था, काफ़ी आशाएं थी। लोग उनके दीवाने से थे। आप सोचिए, करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनको पसंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो भारत आए, जिस तरह वो एयरपोर्ट उतरे और पुलिस ने उनका एस्कॉर्ट किया और फिर उनको फौरन उनके हाथ में थमा दी गई पुलिस की परमिशन कि ये आपकी परमिशन है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वो पुलिस ऑफिस जाएंगे, पुलिस के दफ्तर जाएंगे और वहाँ से वो कहेंगे कि हमें इजाज़त दीजिए, हम पहले से परमिशन नहीं मांगेंगे, जो कि रिवाज है अपने यहाँ कि पहले से परमिशन होनी चाहिए जुलूस निकालने की। तो जैसे ही वो फिर पहुंचे जंतर मंतर, जहां पर उनके प्रदर्शनकारी आ चुके थे, काफी हद तक, बहुत बड़ी संख्या में नहीं लेकिन आ चुके थे, तो एक अजीब तरह का माहौल था। जो एक उत्साह था, जो उनको लेकर एक ललक थी, कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, क्या डायरेक्शन देंगे देश को, क्या जेएनजी को एकदम एकजुट कर लेंगे, ये सब कुछ फीका पड़ गया। उत्साह लोगों का जैसे लगता है कि ठंडा पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे बिल्कुल सबने आशा खो दी है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग उनको लेकर अभी भी आशा लगाए हुए हैं, लेकिन एक जो असर दिख रहा था वो काफी कम हो गया। अलग अलग उसके कारण हैं। मैं आज उन्हीं कारणों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बिना किसी आग्रह पूर्वाग्रह के। जो उनके कुछ पॉजिटिव्स हैं और जो जंतर मंतर पर कुछ पॉजिटिव दिखा, मैं उसको भी गिनाऊंगा। और जो कुछ पॉजिटिव पहले दिख रहा था, जो नहीं दिखा, उसको भी गिनाऊंगा। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव दिख रहा था, जो एक संभावना दिख रही थी और जो नहीं दिखी कल जंतर मंतर उनके पहुंचने के साथ ही, वो मैं आपको गिनाऊंगा। पहले दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि जो डिजिटल सनसनी उन्होंने पैदा की थी, ऐसा लगता है कि उस डिजिटल सनसनी का जमीनी असलियत से कोई खास रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि डिजिटल लेवल पर बहुत सारी बातें जो कहते हैं, बहुत सारी बातें जो क्रिएट करते हैं, वो लोगों की चेतना को झकझोरता है, लोगों के अंदर विचार भी पैदा करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो आप कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उससे लोग चमत्कृत होकर आपके दीवाने हो जाएं और आप स्वयं जो कर रहे हैं, जो डिजिटल क्रिएटर के तौर पे बातें कहना चाहते हैं लोगों से, उसके लिए आप वफादार बने रहें। अब आप देखिए, याद कीजिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उस विवादास्पद बयान के बाद, जब उन्होंने कॉकरोच का एक रूपक जो बिल्ड किया, जो एक बिंब बिल्ड किया और जो बिल्कुल क्लिक कर गया पूरे देश में, तो उन्होंने बहुत सारी क्या क्या बातें कही। इतनी सारी बातें कही कि लोगों को लगा कि ये तो नया कोई अवतार है, लोगों को लगा कि ये राजनीति में नया कोई अवतार है। कोई लोग उसको जेएनजी से जोड़ने लगे कि नेपाल जैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग उनको कहने लगे कि अरे ये तो विपक्ष का एक नया अरविंद केजरीवाल है। कुछ लोग कहने लगे ये अन्ना हजारे है। इस तरह की बातें करने लगे। अब अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का क्या हश्र हुआ हम देख चुके हैं। वो क्या कहकर उभरे और क्या किया उन्होंने, वो सब तो देखा जा चुका है। लेकिन उनको लेकर फिर भी बहुत सारी बातें अभिजीत डिपके को लेकर और भी कही गई कि इस बंदे के पास ताकत है, सिर्फ एक डिजिटल क्रिएशन से, सिर्फ एक कॉकरोच का जो बिंब खड़ा कर दिया उसकी वजह से। तो लोगों की जो एक यूं कहा जाए कि लोग कितने इमोशनल हैं। अब कौन लोगों को बताए कि इमोशन से चीजें नहीं बदलती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कही गई हर बात को आप जमीनी असलियत से जब उसका आमना सामना कराते हैं, तो कई बार
असलियत के सामने वो जो इमोशंस आपके हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं। कुछ वैसा ही अभिजीत डिपके के साथ हुआ। अभिजीत डिपके की क्या विचारधारा है कोई नहीं जानता। तो डिजिटल क्रिएटर के तौर पे उनकी कला क्या है ये तो हम जानते हैं। उनके अंदर कितनी शक्ति है कि एक खूबसूरत बिंब बुन देते हैं, लोग चमत्कृत हो जाते हैं, लोग झंकृत हो जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई एक बड़ी और व्यापक विचारधारा नहीं है चीजों को समझने की, बदलने की, बेहतर करने की, तो सिर्फ डिजिटल क्रिएशन से कैसे होगा, कैसे बदलाव आ जाएगा। और माफ कीजिएगा, भारत है विशाल देश, करोड़ों की आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जिसके पास इतनी जटिलताएं हैं सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे। केवल भावना में बहकर कैसे लोग सब कुछ भूल सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं। लोगों के पास दिमाग है, लोगों के पास हिस्ट्री सेंस है, और लोगों के पास सबक भी है अतीत के। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं है। और जो नौजवान है वो भी चीजों को समझते हैं, वो इमोशनल ज्यादा जरूर है, ये मैं कहूंगा। लेकिन भैया ये नेपाल नहीं है, इतना छोटा मुल्क नहीं है। हम नेपाल को आबादी के हिसाब से छोटा मुल्क कह रहे हैं, वो हर मुल्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भारत की विविधता बेमिसाल है। तो ये जो बात उन्होंने कही, 4-5 पॉइंट्स जो उन्होंने रखे थे अपने कथित मैनिफेस्टो में, और फिर जब यहां आए तो सिर्फ केंद्रित हो गई बात एक पर। वो रास्ते में आने से पहले ही जब शुरू किया था बोस्टन से कि भाई बोस्टन से अब चलना है धीरे धीरे, जब वो समेट रहे थे अमेरिका में अपना कि भाई अब इंडिया की तरफ मुखातिब होना है, तभी सारा का सारा उनका मैनिफेस्टो जो 4-5 पॉइंट था, जो बीच बीच में वो बोलते रहते थे, उसमें साथ साथ कहते रहते थे कि सिस्टम को क्लीन करना है। उनके जो 3 यहाँ प्रवक्ता हैं वो भी सिस्टम क्लीन करने की बात करने लगे थे। लेकिन सब कुछ केंद्रित हो गया एक पॉइंट पर, और वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और हालत ये हो गई कि वो कहने लगे उनके लोग और वो स्वयं भी कि धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा देंगे, हमारा आंदोलन खत्म। अरे भाई, आंदोलन खड़ा ही कहां हुआ, वह तो एक डिजिटल सनसनी थी। और डिजिटल सनसनी कब सनसनाहट उसकी खत्म हो जाएगी कौन जानता है। वही हुआ। आपने सिस्टम को जब क्लीन करने की बात कही तो लोगों को लगा यार बेहतर सिस्टम चाहिए, परीक्षाओं में नकल ना हो, इस तरह की अवैज्ञानिक पद्धति ना हो पढ़ाई लिखाई की, इस तरह की महंगाई ना हो, अर्थव्यवस्था हमारी इतनी अच्छी जा रही थी वो कैसे चारों खाने चित हो गई, मुंह के बल कैसे गिर गई, इसका समाधान चाहिए। रोजगार चाहिए, अत्याचार खत्म होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है बार बार खत्म होना चाहिए, ये जातियों को जातियों से टकराने का जो खेल चल रहा है वो खत्म होना चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। हम भी यूरोप की तरह या दुनिया के और मुल्कों की तरह विकसित होना चाहते हैं, दिमाग से भी, अर्थव्यवस्था से भी, और बौद्धिक स्तर पर भी हम बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। हेल्थ चाहिए हमको, हेल्थ केयर बेहतर चाहिए। यहां तो बिना इलाज के, बीमारी में अस्पताल गए बगैर लोग जिंदगियां अपनी गंवा रहे हैं। आज ही मैंने देखे सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में बेहतरीन रिपोर्ट है, और उसमें कई राज्यों का आंकड़ा दिया हुआ है। तो लोग मुक्ति चाहते हैं, बेहतर एक समाज चाहते हैं, जो हालात हैं उनसे बदलाव चाहते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि अभिजीत डिपके बातें तो बहुत अच्छी कर रहे थे, ये अचानक क्या हुआ कि कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और हमारा आंदोलन खत्म। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, कि एक मंत्री के जाने से क्या सिस्टम बदल जाएगा एग्जाम का? क्या एजुकेशन का ढर्रा बदल जाएगा? सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम आ रहा है, जो इंपोज किया जा रहा है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर त्रिभाषा जो फार्मूला के नाम पर जो चीजें दक्षिण भारत के ऊपर थोपी जा रही हैं, क्या वो चीजें बदल जाएंगी? कोई नया मंत्री आ जाएगा तो, बीजेपी आरएसएस कोई और मंत्री को बैठा देगी तो? मैं
समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या ये मसला है। आप कहते कि भाई एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस होने चाहिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। नीट का एग्जाम कैसे होना चाहिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। कोचिंग को खत्म करना चाहिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। कोचिंग के नाम पर लड़कों और बच्चे बच्चियों का जीवन जो एक नर्क में ढकेला जा रहा है, वो खत्म होना चाहिए। यूरोप, आप तो अमेरिका में रहते हैं, आप यूरोप में घूमते होंगे, कैसे दुनिया के विकसित देशों ने अपने यहां इजाद किया है एडमिशन पॉलिसी को लेकर, क्या उनका सोच है। आप उस तरह का कोई ब्लूप्रिंट रखते, लेकिन आपने बिल्कुल चेंज कर दिया अपना टोन ही, आपका सुर ही बदल गया। आपने जुडिशरी पर बात करना बंद कर दिया, जबकि आप 5 जो आपने मैनिफेस्टो दिए थे 5 सूत्र का, 5 पॉइंट का, हालांकि मैनिफेस्टो व्यापक होना चाहिए, लेकिन आपने 5 पॉइंट दिए थे। मैं कहिए तो पढ़ के सुना दूं, लेकिन आपको मैं पहले भी सुना चुका हूं। आपने कहा कि जजों की जब नौकरी खत्म हो तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए कहीं, आप उनको राज्यसभा में नहीं भेजने के पक्ष में हैं, कोई सरकारी पद नहीं। आप कहे कि वोट के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन में कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसको यूएपीए में रखा जाएगा, यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने कहा 50% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं को, आपने ये सब कहा। आपने कहा कि मीडिया जवाबदेही होनी चाहिए, जो जवाबदेह मीडिया नहीं है उसको बैंक अकाउंट की खंगालना चाहिए गोदी मीडिया के एंकरों के। आपने ये कहा कि उनके लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए जो ओनर गैर जवाबदेह हैं। आपने कहा कि दल बदल कानून के दल बदल जो करता है ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 20 साल का उन पर बैन होना चाहिए चुनाव लड़ने से। बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन सब कुछ छूट गया, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। लेकिन आपने शायद ये जो परिवर्तन किया अपने विचारों में और सारी चीजों को छोड़ दिया, नीट पर भी क्लियर कट आपके पास कोई पिक्चर नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, तो लोग क्या यकीन करेंगे और कैसे यकीन करेंगे। आपने सोनम वांगचुक को बुलाया, आपने वृंदा करात को फोन किया, सुना है, अब उसका खंडन आपने नहीं किया है, आपके लोगों ने भी नहीं किया है। आपने बहुत सारे एक्टिविस्ट को फोन किया रात को, बीती रात, माने आपके आने के एक दिन पहले वाली रात, आपने बहुत सारे लोगों को फोन किया। आपने कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी को क्यों किया, वृंदा करात को किया ऐसा कहा जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को फोन किया जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है। सुना गया कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नेता के प्रति आपकी अच्छी राय नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जंतर मंतर पर आपके भाषण के समय भले सामने न आई हों, लेकिन आपके पीछे से, आपके पर्दे के पीछे से और आपके मंच के पीछे से वो बातें सर्कुलेट होती रहीं। आपने 3 लोगों को प्रवक्ता बनाया, अब उन लोगों की जो बैकग्राउंड खंगाली जाने लगी, उन तीनों की बैकग्राउंड जब खंगाली जाने लगी तो तरह तरह की सच्चाइयां सामने आने लगी। किसी का बीजेपी के प्रति साफ कॉर्नर निकलने लगा, किसी का देश के बड़े नेताओं जो सत्ताधारी नेता हैं उनके बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन, अच्छे संदेश, सब कुछ सामने आने लगे। और जिस तरह शासन ने आपका सहयोग किया, आते ही आपके एयरपोर्ट पर उतरते ही आपका एक तरह से खैर मकदम हुई, अभिनंदन हुआ, ऐसा लगता है। तुरंत आपके हाथ में थमा दिया गया परमिशन जुलूस निकालने का, प्रदर्शन करने का। ऐसा भला कहीं होता है? जेएनयू के लड़कों को भी इतनी छूट नहीं मिलती, जो एक छोटे से कैंपस में जुलूस निकालते हैं, उनको भी नहीं मिलती, और आपको तो जंतर मंतर पर निकालना था, यानी दिल्ली के हृदय स्थल पर। ऐसा कहां होता है? तो अगर शासन आपको इतनी छूट दे रहा है, इसका मतलब कि आप शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शासन आपसे खफा नहीं है, और शासन आपको अपना न तो प्रतिस्पर्धी मानता है, शासक पार्टी, शासन नहीं केवल, और न तो आपको लेकर कोई उसके अंदर परेशानी है, किसी तरह की चुनौती आपसे महसूस नहीं कर रहा है वो। इसका तो मतलब यह हुआ। मुझे लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी जल्दी बन गई, अभी आपने अट्रैक्ट किया अपने डिजिटल क्रिएशन से, और जबरदस्त था वो कॉकरोच का पूरा बिंब, लेकिन जैसे ही आपने ये क्रिएट किया, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर तुल गए। क्या सोचकर?
क्या कोई राजनीतिक दर्शन आपके पास था पहले से? कोई वैचारिकी थी? अर्थव्यवस्था की कोई समझदारी थी? भारत को कैसी अर्थव्यवस्था देना चाहते हैं? अब आपने अंबेडकर का नाम लिया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आपने उनके चित्र दिखाए, लेकिन आपने 50% वीमेन रिजर्वेशन की बात की। मोदी जी की सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार 33% भी नहीं दे पा रही है। आप 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी का क्या होगा? सोशल जस्टिस का क्या होगा? एफर्मेटिव एक्शन क्या क्या होगा? क्या उन महिलाओं के बीच में, 50% महिलाओं के बीच में एससी एसटी ओबीसी का कोई कोटा अंदर होगा? कोटा विद इन कोटा, कुछ भी नहीं आपने कहा, कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी जल्दबाजी में आप आए, बड़ी जल्दबाजी में आपने पार्टी बनाई। ये जल्दबाजी क्यों? ये समझना बहुत कठिन काम है कि ये जल्दबाजी क्यों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आपने एक पर्दे के पीछे रहकर काम किया है आम आदमी पार्टी में। अब आप पर्दे के बिल्कुल सामने आना चाहते हैं, मंच पर। तो जब मंच पर आना चाहते हैं तो आपके पास तो पूरा एक व्यू होना चाहिए, एक पूरा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कम से कम वो पर्सपेक्टिव आप रख कर आए होते। आपने जिन लोगों को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है, उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं। किसी एक मुद्दे पर एक अच्छी रिपोर्ट लिख देने से कोई राजनेता तो नहीं बन जाएगा देश का, कि लोग सारे उसके पीछे चल देंगे। भाई, पढ़े लिखे लोगों का देश है। हमारे यहाँ साक्षरता थोड़ी कम है, हमारे यहाँ एजुकेटेड लोगों की संख्या कम है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो वेल एजुकेटेड है और जो लोगों की कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती है। इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इस देश में न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, और उनके आधार पर एक सामाजिक चेतना का निर्माण हुआ है, एक विवेकशील समाज भी बना है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है। तो मुझे लगता है कि बैकरूम में एक बॉय होना और फिर फ्रंट लीडर बनना, दोनों में बड़ा फर्क है, और अभिजीत डिपके को ये समझना चाहिए था। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, कि ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे थे, पहले आप सिस्टम को क्लीन करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपके पूरे अभियान में जो मौजूदा सिस्टम है बीजेपी का, उसके शीर्ष नेता जो हैं, उन पर कोई कमेंट नहीं आप कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने तो सरकार को धन्यवाद दिया आपकी तरफ से कि आपने हमको इतना अच्छा आपने होने दिया सब कुछ। लेकिन देश के दूसरे जो लोकतांत्रिक संगठन हैं, जिनका संविधान में यकीन है, उनको तो शासन होने ही नहीं देता कुछ। अभी मैं देख रहा था हरियाणा में या दिल्ली में, पता नहीं कहां, तस्वीर कि लगातार लोगों पर, उनको परेशान किया जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। उन पर पानी का छिड़काव हो रहा है, बहुत ही तेज स्पीड में पानी, वाटर कैनन। तो बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है कि बुनियादी सवाल जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोई वैचारिकी नहीं है। कोई, आप हो सकता है कि बहुत समझदार हो सकता है कि आप ईमानदार भी हो, लेकिन आपके पास भारत जैसे विशाल देश के बारे में, भारत के नौजवानों के बारे में क्या आपका ब्लूप्रिंट है बदलाव का, वो नहीं है। उसके बगैर कैसे लोग मानेंगे? तो आपकी विफलता का मूल कारण मैं समझता हूं यही है, जिसकी वजह से जंतर मंतर आकर भी आप कोई मंत्र नहीं फूंक सके। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।